जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का विश्वजीत क्लासेस के यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं विश्वजीत विष्णु, मैं आप लोगों को आज बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ क्लास देने वाला हूं। तो आपको बता दें कि अगर इस बार एग्ज़ाम देना ही है और रिज़ल्ट लेना ही है तो पूरी क्लास को एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कीजिए और साथ ही आप व्याख्या के साथ पढ़िए। जो भी इसका एक्सप्लेशंस हैं बहुत काम की चीज़ें हैं। यहाँ से एक नहीं अनेक सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे आपको व्याख्या के साथ कराऊंगा ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कहीं ना कहीं बहुत ही खास बन पाए। तो दोस्तों इसके अलावा आपको कई जगह का चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी चीज़ मैं कराने वाला हूँ। तो क्लास को अंत तक देखिए, आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। यहाँ से एकदम विश्वास रखिए और क्लास को अंत तक देखिए, है ना। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जितना हो सके आप क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। मन में देना हो जो मन में दीजिएगा और कमेंट में देना हो तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए आप। मैं तो स्टार्ट हो जाता हूँ, आप तैयार हो जाओ, है ना। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए जाता है, कह रहा है बिहार राज्य अस्तित्व में कब आया था। व्हेन डिड द स्टेट ऑफ बिहार केम इनटू द एग्जिस्टेंस। आखिरकार बिहार राज्य जो है अपने अस्तित्व में कब आया था। ये चार ऑप्शन आप जैसे कि देख पा रहे हो। और एक और बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ऑप्शन ई के साथ आप स्टडी जरूर कीजिए। क्यों कीजिएगा? क्योंकि बीपीएससी है भाई साहब। बीपीएससी ऑप्शन ई देगा और नेगेटिव मार्किंग आपको पता है, कन्फ्यूज़न करेगा, 100% करेगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप प्रैक्टिस रिवीजन जो भी है आप बेस्ट तरीके से कीजिए ना, बेस्ट तरीके से कीजिएगा तभी बेस्ट रिजल्ट होगा। और इस बार के एग्ज़ाम में रिजल्ट सुनिश्चित करना है और साथ में एक सीट कंफर्म करना है। तो दोस्तों तो बताइए कि 5 ऑप्शन है यहाँ पे, 5 ऑप्शन में क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च 1912, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन के साथ तैयारी करा रहा हूँ ताकि आप जानते हो बीपीएससी जो ये ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन पूछता है। इसी के आपके बेस्ट और मॉडल पर के जो बेस्ट है इसी के आधार पर हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो दोस्तों आप बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, तो कुछ लोग सोचे होंगे 22 मार्च 1912, बिल्कुल सही बात है। तो आइए इसकी थोड़ा सा व्याख्या को समझ लेते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम की चीज़ है ना। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो चार बातें एकदम दिमाग में सेव कर लीजिएगा। बिहार दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च, आपको फिक्स होगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि 22 मार्च 1912 को ही बिहार की स्थापना हुई थी और इसी दिन अंग्रेज़ों ने 1912 में बंगाल से राज्य का गठन किया, बंगाल राज्य से गठन किया। और साथ में बता दें उस समय क्या हुआ था, वहीं से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया, है ना। और बिहार उड़ीसा को एक असम कानून अधिनियम 1912 के माध्यम से इसे अलग प्रांत बना दिया गया था। तो याद रखिएगा, फिर आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो है एक अलग प्रांत बन गए। याद रखिएगा, दोनों जो है इनको अलग प्रांत बना दिया गया था। कौन सा अधिनियम था, एग्जाम में पूछ सकता, अधिनियम 1935 था। और फिर जाकर आप जानते हो कि आपका 15 नवंबर 2000 को, है ना, आपको क्या हो गया जी, फिर से आपका बंटवारा हो गया। और उस समय कौन बंटवारा हो गया, बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपने राइट आंसर समझ ही लिया है। दोस्तों आपको बता दें कुछ बातें ध्यान रखिएगा, इसमें मैं कुछ बातें बता दूं। पहली बात, जो बीपीएससी मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन है वहाँ से लिया भी गया है। एनसीईआरटी यानी एससीईआरटी यानी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। सबसे खास बात होगी कि व्याख्या के साथ, एक्सप्लेशन के साथ आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ताकि एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, आप देखे थे, एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपकी तैयारी हो जाए। यही एक बेस्ट तरीका होता है पढ़ने और पढ़ाने की, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप 10-15 मिनट क्लास करके देखो, बहुत ही आनंद आएगा। देखिए यहाँ पर एक आपको बता दें, इसमें इस जो तस्वीर आप देख रहे हो, इस तस्वीर में बताया गया है कि किस राज्य का स्थापना कब हुआ था। देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो, तो 22 मार्च लिखा हुआ है ना, बिहार वाला, है ना। उसी पर राजस्थान कब हुआ था, और उसी प्रकार देखिएगा आपका मध्य प्रदेश कब हुआ। तो सारे डिटेल में यहाँ पर डेटा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए सिक्किम का, यहाँ पर देखिए यूटी का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का। तो सारे डेटा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, आप सभी को इस सारे पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
टेलीग्राम चैनल पर सर्च मारिएगा, विश्वजीत क्लासेस जो चैनल का नाम है वो इसी नाम से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। आज का अगला क्वेश्चन, उससे पहले कोट हम लोग कोटेशन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब लगने लगी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं है, ऐसा जब फील हो कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है या कुछ नहीं रखा है, तो समझ लेना भाई आपकी बेहतर ज़िंदगी आने वाली है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए, आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। सभी लोग सुने होंगे चिपका आंदोलन जो आपका उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन ये जो है चिपका आंदोलन, याद रखिएगा 1883 में कर्नाटक का है, याद रखिएगा। थोड़ी सी अंतर है इसमें। जो 1883 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर जो मैंने हुआ था, चिपको आंदोलन के तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन किया गया था, याद रखिएगा। कर्नाटक में जो आंदोलन हुआ था, सेम टू सेम जो चिपको आंदोलन हुआ था कहाँ, आपके उत्तराखंड में, उसी के तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आंदोलन किया गया था कर्नाटक में। उसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ओपिको के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? ओपिको के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सेम कहानी वही है। लोगों ने पेड़ से चिपक गए और बोले कि पहले मुझे ये करो, है ना, उसके बाद पेड़ को छूना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ओपिको के नाम से हम लोग जानते हैं। और ओपिको का मीनिंग्स क्या होता है? हग, जिस ना होता है किसी चीज़ को आप गले मिलते हो, पकड़ते हो, जैसे पेड़ को पकड़ के आपने, वो इस तरह से इसका मीनिंग होता है ना। उसके अलावा बात करते हैं, बहुत ही सुंदर है यूटी। यूटी माने अल्ट्रावेव होता है, जो परावैंगनी किरणें होती है, किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं, तब क्या हो सकता है। यानी आप सिंपल सी क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि जो परावैंगनी किरणें होती है वह किस किस चीज़ों को प्रभावित करती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। क्या आप बताइए। एक नंबर में प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है, जो आपके इम्यूनिटी पावर्स होता है उसको ख़त्म करती है। क्या फेफड़े को क्षति पहुंचाती है? क्या त्वचा कैंसर होता है? क्या आमाशय अल्सर होता है? पहली बात तो आमाशय की कहानी है नहीं, अंदर की बात है। तो जहाँ जहाँ आप 4 ऑप्शन देख रहे हो काट दो, यहाँ पे 4 ऑप्शन उड़ा दो, यहाँ पे उड़ा दो, 2 तो ऑप्शन यहीं से ख़त्म हो गया। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। अब रह गया, ध्यान दीजिएगा, इतने तो काट दिए, अब बच गए 2 ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ आपको 2 दिखे, क्योंकि फेफड़ा कोई क्षति नहीं पहुँचाता है, उसको भी काटिए। तो इस फर्स्ट वाले में 2 है तो इसको भी हटा दीजिए, और बच गया लास्ट 3 ऑप्शन, तो बिल्कुल 3 राइट हो जाएगा। इस प्रकार से परीक्षा में आपको सीखना होगा, तो इसमें 3 वाला सही हो जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? फ्लोराइड प्रदूषण की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसको प्रभावित करता है? क्या दांत को करता है, हृदय को करता है, किडनी को करता है, या मस्तिष्क को करता है? किसको करता है, बताने का प्रयास कीजिए कि फ्लोराइड प्रदूषण जो होता है किसको प्रभावित करता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, दांत को करता है। किसको करता है जी? दांत को करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और जवाब देने का प्रयास कीजिए। भोपाल मध्य प्रदेश की बात है। गैस त्रासदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? जो भोपाल में आइसोसाइनाइड के नाम सुने होंगे लोग, उस गैस का जो सिरा हुआ था उससे काफ़ी क्षति हुई थी। और बता दें वो घटना कब की है? 1984 की। आप शायद पता होगा आपको, 1984 की है। उस अधिनियम, उसके बाद ये घटना जब घटी, उसके बाद कौन सा अधिनियम बना था? जाहिर सी बात है कि भाई साहब, जब ये 84 में हुई थी, तो इसके बाद जो घटना मतलब अधिनियम बना होगा, तो इसके बाद ही बना होगा। तो पहली बात है ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, आप इतना कंफर्म हो। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, इसकी कोई संबंध नहीं है, और ये प्रोटोकॉल से कोई संबंध नहीं है। तो एकदम बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा क्या चीज़? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, याद रख लीजिएगा। चलिए, एक बहुत ही सुंदर आपको मैं बता दूं, फिर और अच्छा सा कोर्स देना चाहूँगा आपको, है ना। बुरे वक्त में सबके असली रंग दिख जाते हैं। भाई साहब, सही बात है, बुरे वक्त में सबके असली रंग दिख जाते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है, क्या जी? तो याद रखिएगा, बात समझ ही गए होंगे। तो तैयारी जम की कीजिए, इस बार सिलेक्शन ले लेना है तो ले लेना है, इस चीज़ को निश्चिंत रूप से लेना है ना जी। आइए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट कम्स अंडर द बायोटिक। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? आपका जैविक घटक।
कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। जैविक का संबंध है जीव, जीव का मतलब जो जिंदा हो। तो देखिए तो इसमें कौन सा घटक जो है जीवित रहता है। क्या वर्षा जीवित है, केचुआ जीवित है, अम्लता भी जीवित है, आर्द्रता भी जीवित है। तो दोस्तों आपको पता है कि केचुआ इसमें एगो जीवित रहता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट्स है ना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन के बारे में, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों के बारे में ये कौन सा कथन सत्य है जो पृथ्वी के बारे में है। कह रहा है पृथ्वी को वायुमंडल ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्या इसको वायुमंडल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। क्या पृथ्वी जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। क्या पृथ्वी पर बहुत कम पानी है, तो भाई तब गलत बता रहे हैं। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जो बताने का प्रयास कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल आप तो जानते हैं चंद्रमा का पृथ्वी के ही उपग्रह है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके जो आसपास के वातावरण को स्वच्छ किया जा सकता है। क्या हमारे घर से निकलने वाले कूड़े कचरे जो हैं सड़क पर उसको ना रख कर बल्कि कूड़ेदान में रखना चाहिए। ये तो बात सही है। सड़क और गलियों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। चलिए ये बात सही है भाई, साफ़ सफाई रखना चाहिए। सूखा कचरा को जलाया जा सकता है, जो सूखा कचरा है उसको जला सकते हैं, ये भी चलेगा, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने सही सोचा, सही जवाब दिया। चलिए दोस्तों एक और बात कहना चाहेंगे, लास्ट है, उसके बाद अब देखिएगा, देखने का मौका मिलेगा। जिंदगी की पिच में ज़रा ध्यान से खेलना, सबसे करीब खड़े लोग ही स्टॉपिंग करते हैं। आप तो समझ गए होंगे बात को, हटाइए। आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देते हैं, जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का मतलब आप जानते हो कि वैसा ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष मिट्टी में दबने के बाद, है ना, मिट्टी में दबने के बाद उसका निर्माण होता है, उस तरह का वह जीवाश्म ईंधन होता है। ये बात तो आप जानते हो अच्छी तरह से, है ना। तो बताइए इसमें कोयला तो एकदम बिल्कुल हो सकता है, क्या लकड़ी हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है। तो बताइए क्या हो सकता है। बिल्कुल इसमें सारे के सारे जो हैं आपके तो हो सकते हैं। लकड़ी जो है, लकड़ी को बनने में आपको जानते हैं ज़्यादा साल नहीं लगता, 2-3 साल में भी लकड़ी बन सकती है, 4 साल में बन सकती है, लेकिन लाखों वर्ष की कोई इस बातें नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही है। देखिए रबी फसलें की अवधि, यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, इस टाइम पे आप बताना है कि रबी फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है ना, रबी फसलें की बात हो रही है। तो आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में ये रबी फसलें जो है, गेहूँ हो गया, उसके अलावा और भी हैं, उसको बोया जाता है, और क्या कहते हैं अप्रैल मई में काट लिया जाता है ना। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आज थोड़ा सा देख लीजिए खरीफ फसल के बारे में, इसमें कौन कौन से होते हैं, है ना। तो देख सकते हैं वीट हो गया, पीज हो गया, ग्राम्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, सारे का सारे क्या हैं आपके रबी फसल हैं। और खरीफ में आप राइस देख सकते हैं, ग्रेनट्स देख सकते हैं, रागी दे सकते हैं, सोयाबीन हो सकता है ना। तो इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया, सभी को पता है जो मोर है ये आपका राष्ट्रीय पक्षी है, सबको पता है। इसके सिर पे एक मुकुट की तरह भाव एथी होता है, क्या कहते हैं, उसके सिर पे एक मुकुट जैसा होता है, और पूंछ पर सिक्के जैसे रचनाएं छपी होती है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना, तो इसमें सिक्के जैसे यूं यूं, जो आपको थोड़ा जूम कर दिखा देते हैं क्या जी। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, जूम कर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सिक्कों की जैसी ये जो आकृति आप देख रहे हो, इस पर बनी हुई रहती है ना। तो इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा बात करें तो इसका रंग जो है आपका नीले रंग का होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, जो आपका राष्ट्रीय पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है ना। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, पावोक्रिस्टेरस, है ना। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था भाई साहब, यही पूछा था, इसीलिए मैंने इस चीज़ को आपके सामने लेकर आया। थोड़ा सा एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और देखते हैं कि कितने भाई साहब इसके जवाब दे पाएंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको थोड़ा दिखाई दे स्पष्ट रूप से, है ना, और मिलान करना है इसको, है ना। हांगकांग के नाम सुने होंगे अगर आप ईवीएस पढ़े होंगे। देखिए इसमें आपका
साइंस का भी क्वेश्चन है, आपका जनरल स्टडी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, और साइंस में तीनों का क्वेश्चन है, और साथ में ईवीएस का भी क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन का संग्रह है, तो एकदम बिंदास होकर कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है। तो दोस्तों हांगकांग में आपको बता दें कि पकाए हुआ सांप खाया जाता है, शायद आपको पता होगा। ये लो हांगकांग में सांप खाता है लो। ये तो हो जाएगा 1 के साथ, 1 का 5 हो जाएगा। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। केरल के नाम सुने होंगे लोग। देखिए जो जो आपको याद है पहले उसी को आप ये कीजिए, है ना। देखिएगा हम लोग हांगकांग वाला समझ में आ गया। आप लोग गोवा के नाम सुने होंगे। गोवा में जो नारियल में तले हुए मछली को खाता है ना। यानी डी का 3 हो गया, आप याद रख लीजिए। कश्मीर की मैं बात करूँ, कश्मीर में सरसों के तेल में ये लोग बना हुआ मछली खाता है, तो यानी सी का हो गया 2। अब रह गया बी का मिलान। तो आप जानते हो कि केरल में कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाता है लोग, तो इसका हो जाएगा ए। समझ में आई बात है। क्या मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूं किस राज्य में कौन सा तरह के भोजन अधिक पसंद है? क्या मैं आपको क्वेश्चन करा दूं सारे कि किस शहर में किस राज्य में सर्वाधिक जो प्रिय भोजन होता है, फेवरेट फूड होता है? चलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी कराता हूँ। थोड़ा सा इस चीज़ को याद कीजिएगा कौन किधर है ना। तो आप मिलान करने में बहुत ही आपको मतलब मिलेगा। देखिए तो शायद यही आपको लग रहा है क्या, बताइए क्या हो सकता है। नहीं देखिए यहाँ पे आपको बताना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आपने देख लिया होगा इसको। चलिए अब क्वेश्चन भी सामने है और ऑप्शन भी सामने है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ध्यान दीजिएगा 1 का 5। तो देखिए तो 1 का 5 देखिए, अरे वाह ये तो 1 का 5 तो कई जगह दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा 1 का 5 तो कई जगह दिया हुआ है। तो 1 का 5 तो फिर आपका चलेगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिख रहा है 1 का 5। 1 का हम लोग 5 देखे थे। चलिए तो ये सब में लगा हुआ लगा, इस ऑप्शन को काट दीजिए। जब इसमें नहीं लगाया तो काट दीजिए, गलत है। चलिए अब देखिए हम लोग बात किए थे जो गोवा है वो लोग क्या करता है, तो नारियल के तेल में जो बनी हुई मछली होती है, समुद्री मछली को खाता है। तो डी का देखिए, डी ऑप्शन का, डी का कहाँ कहाँ 3 है देख रहे हैं। डी का यहाँ पे 4 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो डी का यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभी मैंने मिलान किया था, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए 1 का 5 तो 1 का 5 हो जाएगा, है ना। 1 का 5 देखिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो आपका कश्मीर की मैं बात किया था केरल के, तो केरल में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन का 1 यहाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3 जो है 3 का सी जो है 2 इसका सही है। अभी मैंने बताया था इसमें सरसों में जो तेल, सरसों के तेल में जो मछली बनता है वहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं, फेवरेट है उनका, है ना। और आपको बता दें कि डी ऑप्शन जो है आप देखिए गोवा की बताए तो समुद्री मछली को नारियल के तेल में डाल कर खाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको जवाब देना होगा। सीखिए। क्या आपको मैं सारे राज्य के फेवरेट जो फूड्स हैं करा दूं? सारे राज्य के नहीं कराऊंगा, जो फेमस उसी को करा देता हूं। चलिए आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए बहुत ही खास चीज़ है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिएगा, प्रयास कीजिए यहाँ पर। क्या आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि हांगकांग जो होता है उसमें क्या खाया जाता है, तो ली हूँ फैन। ली हूँ फिन का मतलब क्या होता है? लिंग हूँ फिन का मतलब होता है सांप का मांस वहाँ खाता है लोग। कश्मीर की मैं बात करूँ, कश्मीर में क्या होता है, अभी आप लोग बात किए थे सरसों के तेल में मछली को तल खाता है लोग। गोवा की बात करें तो नारियल के तेल बताए थे। केरल की बात करें तो टेपियोका और नारियल से बनी हुई कड़ी और नारियल के तेल में पकाई गई मछली को वहाँ के लोग भी खाता है। दक्षिण भारत में तटीय क्षेत्र में बात किया जाए समुद्री मछली को नारियल के तेल में पका के खाता है लोग, है ना। इसके बाद बात करें अहमदाबाद गुजरात, ये भी क्वेश्चन पूछता है भाई, इस चीज़ को याद कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा है गुजरात अहमदाबाद, जैसे गुजरात जो आपका राज्य है उसी के अंतर्गत आपका अहमदाबाद आता है। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ढोकला और चटनी नींबू चावल के साथ जो खाता है लोग, ये किस राज्य का प्रचलित भोजन है? ये देखे होंगे लोग आप लोग, क्वेश्चन बहुत ही खास है। उसके अलावा देखिए बिहार में तो आप जानते हैं लिट्टी चोखा फेमस है, मिजोरम में चावल,
असम में चावल, चाय, पीठा, भात, सूखा हुआ लुची और छोला और दाल सब खाता है लोग, है ना। तो इस चीज़ को याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। एक यहाँ पे क्वेश्चन था, मैं याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने देखा था ये क्वेश्चन जो है एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, पोलियो के बारे में सुने होंगे, ये कार्यक्रम भारत में 1995 में शुरू किया गया था। इस बात को याद कर लीजिएगा। दो बातें और क्वेश्चन बताइए। भारत में जो बिहार राज्य की मैं बात करूँ, बिहार में जो खिचड़ी मिड डे मील जो शुरू हुआ था, कब से हुआ था? एक ही क्वेश्चन है, आप कमेंट करें। दूसरी क्वेश्चन जो है, महिलाओं को जो 50% का आरक्षण दिया गया था, ये कब से शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं, है ना। आइए आज का अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जो इकट्ठा पानी होता है, उस पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आप तो अच्छी तरह जानते हो, इस सीटेट एग्जाम में भी पूछा हुआ है। जो पानी इकट्ठा होता है, उस इकट्ठे पानी के कारण कौन सा रोग होता है? क्या निमोनिया होता है, मलेरिया होता है, पोलिया होता है, चेचक होता है, या इनमें से क्या होता है? जवाब देने का प्रयास करें, है ना। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यही बात पूछते हैं कि मलेरिया किस जल में होता है, तो म से मलेरिया, म से मैल, मैल माने गंदा, तो गंदा जल में कौन होता है जी? मलेरिया होता है। याद रखिएगा, गंदा जल में कौन सा मच्छर होता है? जो मादा एनीफिलीजा के नाम, एनीफिलीज के नाम सुने होंगे लोग, वह किस जल में रहती है? तो गंदा जल में रहती है। अगर आपसे डेंगू की बात किया जाए, तो डेंगू जो होता है साफ जल में रहता है। इस बात को दिमाग में लॉक कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। अब बताइए अगला क्वेश्चन है, भी जो है आपका हरियाणा टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताना है कि जो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो स्वयं का निर्माण होता है घर, जो स्वयं का घर नहीं बनाते हैं, है ना। कौन ऐसा पक्षी है जो स्वयं का अपना घर नहीं बनाता है, जो दूसरे के बनाए हुए घर में अंडा देता है, और वह दूसरा पक्षी जो है वो अपना ही अंडा माने बच्चा समझकर उसको पाल देता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो है कोयल। कोयल अपना घर नहीं बनाती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि वह कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन है, जो आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर को हर चीज़ किस रंग में दिखती है? हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो रंग कैसा होता है? क्या हरा पीला होता है, नारंगी लाल होता है, बैगनी नीला होता है, या काला सफ़ेद होता है? ये भी सीटेट जुलाई 19 का एग्जाम का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और बोलिएगा ये सब कहाँ से क्वेश्चन है? तो आपका ईवीएस का नाम सुनेंगे, पर्यावरण अध्ययन, वहाँ का क्वेश्चन है। तो जवाब देने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आप बता दें, आपको इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। रात कैसा होता है? देखिए रात की बात करें तो रात माने काला, याद रख लीजिएगा, रात मतलब काला। और याद रखिएगा, तो काला से काला सफ़ेद याद हो जाएगा, है ना, ब्लैक एंड वाइट। तो चलिए दोस्तों, तारीफ़ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फ़िक्र करने वाले आपको ही पहचानना होगा। आपकी एग्ज़ाम का फ़िक्र तो कर ही रहे हैं, है ना। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको कुछ बोला नहीं, और नहीं बोला तो इस सब लोग कम से कम देखिए, अब लाइक नहीं करते हो यार। इतने अच्छे कंटेंट के साथ आपको क्लास दी जाती है, लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करें आप। और दूसरी बात, जो मेरे दोस्त नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी आपको क्लास मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुंच जाए। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। चलिए अपने काम की बात किया जाए। देखिए ये कुछ जो है रात को जगने वाले जानवर हैं, और विशेष रूप से इनको जो है ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखाई देती है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं ना। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर है ना। देखिए फिर वही क्वेश्चन आपका था, इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कहने का मतलब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका जैविक घटक नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछा नहीं है। तो आप जानते हैं प्लांट्स जो होते हैं लिविंग थिंग होते हैं, सजीव होते हैं, चलेगा, ये भी हैं। जानवर लिविंग ये भी हैं। जीवाणु बैक्टीरिया आप जानते हो लिविंग है, लेकिन हवा जो है आपका लिविंग थिंग नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है ना।
चलिए दोस्तों, तो आज का अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका ईवीएस का क्वेश्चन है। कह रहा है लखनऊ जो रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की जो दूरी है जो 500 आपका 4 किलोमीटर है ना, याद रखिएगा 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। सही बात है, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है जो आपके 7 घंटे में पूरा करती है, यानी दूरी और समय दिया हुआ। तो पूछ रहा है इसकी औसत चाल क्या होगी। तो चाल बराबर पड़े होंगे दूरी बटा समय। तो डिवाइड कर दीजिएगा इसको 7 से, तो डिवाइड कर दीजिए 7 7 49 है ना, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 7 2 ना 14। देखिए तो 72 दिया है क्या कहें, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको मैं पूछने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं पूछने वाला हूँ और इसका जवाब आपको देना होगा। जो विटामिन ए होता है, जिसे आप लोग रेटिनॉल के नाम से जानते होंगे, ये क्षीणता और दृष्टिहीनता इसी कारण होती है। इसमें आप जानते हो कभी कभी जो मोतियाबिंद जैसे बीमारी आप सुने होंगे कि कभी कभी जो रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से ना दिखाई देना, ये लक्षण जो विटामिन ए की है। वेरी वेरी के नाम सुने होंगे लोग, दुबले पेशियों को होना और काम करने की ऊर्जा में कमी होना, ये वेरी वेरी के लक्षण है। स्कर्वी की मैं बात करूँ, विटामिन सी की बात करूँ, तो याद रखिए पूछा था एग्जाम में कि मसूड़े में जो खून में मसूड़ा आता है वो किसके कारण निकलता है। तो याद रखिए विटामिन सी स्कर्वी कमी की वजह से होता है। ये आपसे परीक्षा में ही पूछ सकता है कि अगर आपका घाव जो है भरने में अधिक समय ले रहा है तो शरीर में किस विटामिन की कमी है, तो विटामिन सी होगा। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में सेव कर लीजिएगा। आज का अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो विटामिन डी है ना, जिससे कौन सा रोग होता है, जो रिकेट्स जो होता है और ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा होता है ये, और इससे अस्थियों में क्या हो जाएगा, अगर इसकी कमी होती है तो अस्थियाँ कमज़ोर हो जाएगी आपकी, है ना, मुलायम पड़ जाएगी, कहीं से भी मुड़ सकती है। कैल्शियम जो होता है, ध्यान रखिएगा, अस्थियाँ और दंत क्षय को इसके कारण होता है, अस्थियाँ कमज़ोर हो सकती है। आयोडीन सब जानते हैं गाइटर या घेंघा रोग होता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। गर्दन के पास फूल जाता है, बच्चे में मानसिकता विकलांगता इसी कारण होती है। और लोहा तो आप जानते हैं, लोहा की कमी होगी तो ब्लड में प्रॉब्लम होगी, एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है ना। हीमोग्लोबिन का नाम सुने ही होंगे लोग। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है बच्चों द्वारा सब्जी इकट्ठा किया गया है ना, और आपको पहचानना है कि किसमें जो है आपका बीज है। क्या आलू में बीज होता है? बिल्कुल नहीं होता है भाई साहब, आलू में बीज देखे हैं कभी? नहीं होता है। टमाटर में होता है, नाशपाती आप देखे हैं, नाशपाती में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, करेला में होता है। क्या प्याज में होता है? प्याज में नहीं होता है भाई साहब, खीरा में बीज होता है। तो देखिएगा, जहाँ जहाँ आपको मैं ऑप्शन बता दूँ, प्याज लिखा हो छोड़ दीजिए, आलू लिखा है छोड़ दीजिए। देखिए टमाटर में होता है, नाशपाती में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, करेला में होता है, खीरा में होता है। तो अब आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कह रहा है ऐसे हार्मोन वो कौन सी ऐसी ग्रंथि है, क्वेश्चन सुनिएगा, वह कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है। यानी कौन ऐसा हार्मोन है जो आपका ब्लड है उसमें नमक जो होता है उसकी मात्रा को संतुलित करता है। क्या आंसर हो सकता है, राइट आंसर, है ना। जवाब दीजिए ज़रा, सोच कर बताइए। क्या एंड्रिनल होगा, थायराइड होगा, थाइमस होगा, अग्नाशय होगा, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज होगा, है ना। जवाब देने का प्रयास कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें, एड्रिनल के नाम सुने होंगे लोग, ये इंग्लिश नाम है जिसे अधिवृक्क के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जो आपका अधिवृक्क ग्रंथि होती है, नमक हो गया, जल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सबको ये कंट्रोल करता है, सबको नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, 100% याद रहेगा, ठीक है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जो हिमालय पर्वतरोहण है, ये संस्था कहाँ है? वेयर इज़ द हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या यूटी में होगा, आई मीन उत्तरकाशी में होगा, दार्जिलिंग में होगा, या धर्मशाला में होगा, या ऊटी में होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग आंसर राइट हो जाएगा। दार्जिलिंग में है ये। अगर आपसे नेहरू वाला पूछ दे तो आप बताइएगा उत्तरकाशी में, है ना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 बातें दिमाग में सेव कर लीजिएगा। एक एग्ज़ाम में पूछता है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, नेहरू जब नाम ले लेगा तो आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, और हिमालय वाला मैंने बात किया था तो आपका दार्जिलिंग में हो जाएगा। दोनों में अंतर सीमा सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से बातें हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना। हिमालय पर्वतारोहण स्थान की बात की दार्जिलिंग शहर में है, और दार्जिलिंग आप जानते हैं कहाँ है ना। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। व्हेन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च इन इंडिया? भारत में जो हाथी परियोजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? यहाँ से सारे क्वेश्चन मैं करा दूँ कब कौन सी परियोजना मानी जाती है। ये सारे के सारे डेट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लो, रट लो, जो भी करना है कर लो, आपके लिए खास है। तो मैं आपको जवाब दे दूं कि हाथी परियोजना जो है दोस्त 1992 में मनाया, मतलब उसको लाया गया था, स्टार्ट किया गया था। चलिए तो दोस्तों, तो आप लोग सारी चीज़ें को ध्यान से रख लीजिएगा, है ना। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो। किसी और के भरोसे रहो, अगर किसी और के भरोसे रहते हो तो एक ना एक दिन वो संसार में कुछ भरोसा को तोड़ेगा और आपके साथ ये करेगा। इससे अच्छा है आप अच्छी मेहनत करें, जॉब लो, उसके बाद मस्त ज़िंदगी जियो। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, एग्ज़ाम में पूछेगा कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब लाया गया था। तो याद रखिएगा, मैंने एलिफेंट वाला बात किया था। एलिफेंट वाला जो है आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 की बात है। तो प्रोजेक्ट टाइगर पूछेगा 1973 में, याद रखिएगा। अगर बात करें, एक और बात याद रखिएगा, जो क्रोकोडाइल्स हैं, आपका मगरमच्छ ऑपरेशन है, कब लाया गया था? तब 75 में लाया गया था। कहाँ जी? तो उड़ीसा का नाम सुने होंगे, है ना। उसके अलावा बात करें, जो राइनोसोर है, राइनोसोर जो गेंडा देखते हो, सींग वाला जो गेंडा होता है, तो बताइए तो एक सींग वाला गेंडा जो कहाँ पाया जाता है जी? तो आपने नाम सुना होगा काजीरंगा, काजीरंगा का नाम सुने ना जी। तो ये प्रोजेक्ट जो है आया था, एग्ज़ाम में पूछेगा ये बात को, 1887 में आया था। और ये काजीरंगा जो है, सुने होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो आसाम में है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको हिंदी में वो समझा देते हैं अच्छा से, है ना, कोई इशू नहीं है। तो प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, ऑपरेशन मगरमच्छ देख लिए, गेंडा परियोजना जो 1887 की बात कर रहा हूँ, असम में काजीरंगा पड़ता है, जीव अभ्यारण्य, है ना। और हाथी आप देख लिए, है ना। तेंदुआ देख लीजिए, तेंदुआ 2009 में लाया गया था, है ना। तो ये सारी बातें दिमाग में सेव कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइए, असहयोग जो आंदोलन है, आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों में किसने नेतृत्व किया? बिहार के कृषकों को किसने नेतृत्व किया? देखिए, अगर बात 1917 की होगी तो 1917 में आप जानते हो तीनकठिया प्रणाली वाला युद्ध हुआ था, नील चंपारण आंदोलन हुआ था। तो उसमें राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को अपने गांव बुलाए थे, बड़ी मकसद के बाद गांधी जी उनके गांव गए थे। लेकिन ये पूछ रहा है असहयोग आंदोलन जो आप 1920 में हुई थी, असहयोग आंदोलन आप सुने होंगे। 1919 में जो रोल एक्ट लागू हुआ था, इसी के बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। उसके बाद आपके ये 1920 में असहयोग आंदोलन चला। 1922 में जाकर चौरा चौरी हत्याकांड के बाद 4 फरवरी 1922 में जो चौरा चौरी हत्याकांड हुई, उसके बाद गांधी जी ने इसको ड्रॉप कर दिया। फिर जाकर 1923 में आप CR दास मोतीलाल नेहरू ने, आप लोग पता है ना, जाकर एक संगठन का स्थापना किया जिसका क्या नाम है, मुझे जो जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं, है ना। आइए दोस्तों, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। तो इस समय स्वामी विद्यानंद जो हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार के किसान थे, इन लोगों का इन्होंने सपोर्ट किया था, नेतृत्व किया था, इन लोगों ने लीडिंग किया था। और देख रहे हैं क्वेश्चन जो है BPSC एग्जाम ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लेगा ही, पूछेगा ही। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल जो है 1888 में अध्यक्ष बने थे? आपको बता दें, जो जॉर्ज यूल जो थे ये प्रथम अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1888 में अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, इलाहाबाद में हुआ था। क्या हुआ था जी? इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपको पता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या मैं
क्या मैं सारे अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए थे, हालांकि सारे हुए थे, जो इम्पोर्टेंट है क्या उनको मैं करा दूं? कमेंट में बताइए, करा दूं सबको? बहुत ही खास है भाई साहब, कर लोगे तो बहुत ही मैंने बल्ले बल्ले से हो जाएगा। आइए तो बता दें आपको। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मैं इसको हिंदी में करा देता हूँ, बहुत लोगों को हिंदी इंग्लिश में इशू होती है, तो हिंदी में करा देता हूँ ताकि आपका और अच्छा से समझ में आ जाए, दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले पहला अधिवेशन आपको पता है 1885 में होता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में थे WVCN और बनर्जी थे, याद रखिए प्रथम अध्यक्ष थे। परीक्षा में पूछते हैं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो 1887 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसी में बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रख लीजिएगा। प्रथम अंग्रेज़ के बारे में बात किया जाए तो 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन जो हुआ था, जॉर्ज यूले थे, याद रख लीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कांग्रेस का पुनः संघ यानी 1916 में क्या हुआ था, जो आपका 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल की बंटवारा हुई थी। उसके बाद जाके इन लोगों का क्या हो जाता है, पुनः मेल हो जाता है। कब हो जाता है, तो 1916 में, याद रख लीजिएगा, लखनऊ अधिवेशन में होता है। और उस समय का अध्यक्ष कौन थे, तो मजमूदार थे, याद रख लीजिएगा। और पूछ देगा प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो 1917 कोलकाता अधिवेशन, याद रखिएगा, जिसमें एनी बेसेंट जो है पहली महिला बनी हुई थी। और पूछ देगा पहली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू थी। और नायडू जो थी 1925 की कानपुर अधिवेशन के ये पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इसको याद कर लो, एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे, इस चीज़ को लिख लो। और दिल्ली अधिवेशन हुआ था, जो विशेष सत्र बुलाया गया था, इसमें सबसे युवा अध्यक्ष तो जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, याद रखिएगा। पूछ देगा सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा वह बात है 1924 की। कब की बात है जी, 1924 में, जो बेलगांव है, कर्नाटक के बेलगांव है क्षेत्र है, वहाँ पर इन्होंने अधिवेशन किया था, मात्र एक बार किया था। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है किसने कभी अधिवेशन में हिस्सा ही नहीं लिया था, किसने कभी अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में काम ही नहीं किए थे, तो याद रखिएगा बड़ी खतरनाक नाम है, आपको याद होगा लाला लाजपत राय। इन्होंने एक ऐसा इंसान थे, ये गरम दल के थे, जिन्होंने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन का एग्जाम में पूछा हुआ है बात कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसने भारतीय राष्ट्रीय का अधिवेशन में कभी हिस्सा ही नहीं लिया, कभी भाग ही नहीं लिया, कभी अध्यक्ष नहीं बने, तो वो थे, आप याद रखिएगा, गांधी जी एक बार बने थे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा किस अधिवेशन में, ध्यान दीजिएगा, किस अधिवेशन में, मेरी बात समझ में आ रही है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पहली बार, तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। उसके अलावा आप एक और याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1937 में फैजपुर का अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ अभी आपसे क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, है ना, इस पर एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा फैजपुर वाला, है ना। तो 1938 में जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, याद रखिएगा। 1939 में त्रिपुरारी अधिवेशन हुआ था, इसको करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए इससे क्वेश्चन आपको मैं अभी सामने लेकर आता हूँ, है ना दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, इसको याद कर लेना। पूछेगा विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। और इसका थीम क्या है, तो वेटलैंड बहाली, इसको बोल सकते हैं वेटलैंड रेस्टोरेशन याद रख सकते हैं, है ना। तो वेरी वेरी 2023 के मैं बता रहा हूँ, 23 वाला है। चलिए सॉरी दोस्तों, आइए तो आज के अगले क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के सबसे बाहर जो चमकीला तारा है वह कौन सा है, सबसे चमकीला, तो याद रखिए तारा जब चमकेगा तो क्या हो जाएगा, एकदम सीरियस हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। इसके अलावा बात करें, मेरा हाथ थोड़ा सा गीला हो गया है, क्या पसीने बहुत ज़्यादा है। आइए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन में मैंने देखा था, पूछा था जो सबसे चमकीला तारा है सिरियस,
उसे किस नाम से जाना जाता है? तो डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। किस नाम से जाना जाता है? डॉग स्टार या अल्फा कैनिस मेरोजिस के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत ही खास हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है, सूर्य के निकट यानी निकटतम तारा सूर्य को देखा जाए तो ये सारे के सारे अल्फा सेंचुरी है और प्रोमिक्सा सेंचुरी, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को भी। आइए आज के अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। बहुत लोग कमेंट्स है करेंट अफेयर नहीं हो रहा है, तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन आप देख लिख सकते हैं। जो करेंट अफेयर्स होते हैं इनके हम लोग देखते हैं। जो विदेशी मंत्री हैं, याद रखिए एग्जाम में भी पूछ सकता है कि विदेशी मंत्री हैं कौन। 2023 में बात कर रहा हूँ। एस जयशंकर ने फिजी में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिजी की बात हो रही है। सबसे पहले बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रहेगा ना। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन परत आप सुने होंगे लोग, O3 वो मनाया जाता है। इस सारी बातें याद रख लीजिएगा। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आपको पता है 9 जनवरी है ना, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से फाइनली जो है आपके भारत आ चुके थे। तो पूछ रहा है कि यह अधिवेशन जो है कब माने कई नंबर का अधिवेशन हुआ था? तो याद रखिए 12 नंबर का, 12 नंबर का अधिवेशन हुआ था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कुछ बातें आपको मैं बता देना हूँ कि थोड़ा याद रह जाए। 12वां ही विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 5 फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था, याद रखिए फिजी में। इसके अलावा बात करें इसका जो थीम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बबुआ तो आपको नहीं कहना चाहिए, बबुआ के टीचर होने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। बबुआ ने बच्चों का टीचर बनने वाले हैं और मेरे भावी जो भी शिक्षक हैं उनको मैं पहले से ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि भाई साहब आप सभी अच्छे से तैयारी रिवीजन करके जाइए और अपना सीट को सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद बबुआ को पढ़ाते रहिए अच्छे से, है ना। आइए दोस्तों, तो बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा आपको, जो 11वां हिंदी दिवस हुआ था वो कहाँ हुआ था? मॉरिशस से, याद रखिएगा। इसका थीम क्या था? एग्जाम में पूछता है, हिंदी ट्रांसलेशन नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, हिंदी परंपराई ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता हक तक, है ना। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, बहुत ही खास था। चलिए, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो फुलटन को याद रखिएगा, फुलटन। तो याद रखिए कैग फुलटन, ये सब करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हॉकी टीम का जो दक्षिण अफ्रीका का है क्रेग फुलटन, इनको भारतीय हॉकी टीम का नया मतलब कर सकते हैं मुख्य सचिव बनाया गया है। आज से अगले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। अभी आपको समझाए थे त्रिपुरारी अधिवेशन 1939 में हुई थी और इसके सुभाष चंद्र बोस क्या थे? अध्यक्ष थे। हालांकि एक बार और बने थे 1938 में बने थे, लेकिन हालांकि आपको बता दें 1939 वाले में जब बने थे ना, इसके बाद उन्होंने इस्तीफा पद दे दिया और जाकर उन्हें क्या नाम था उसका, 1939 में उन्होंने एक ब्लॉक का स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, है ना। तो कह रहे हैं कि त्रिपुरारी अधिवेशन के में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने के बाद जो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, मेरे कहने का मतलब स्पष्ट रूप से समझिएगा, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया 1939 में, तो इसके बाद जिसको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था वह कौन थे? क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा? इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, इसमें हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नहीं, किस कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और उम्मीद है साइंस के क्वेश्चन है, बता सकते हैं। डैश के कारण सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। क्या नाभिकीय संलयन है, विखंडन है, रेडियोधर्मिता है, कृत्रिम रेडियोधर्मिता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटीज़ है, न्यूक्लियर फिक्सन है और फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न है। तो
तो इसका बता दें कि नाभिकीय संलयन की वजह से ही सूर्य को लगातार जो है आपको एनर्जी प्राप्त होती है, इसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं है ना। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा। लाइफ में निराश नहीं होना भी समय है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल जोर शोर से कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा योसोंग जो है त्यौहार, योसोंग त्यौहार जो किस राज्य में मनाया जाता है, क्या आप बोलिएगा तो मैं सारे त्यौहार कंप्लीट करा दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फेस्टिवल होते हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ईवीएस सेक्शन से। क्या ये मणिपुर का है, महाराष्ट्र का है, झारखंड का है या गोवा का है। मैं आपको जो बोली होती है, भाषा होती है वो ज़रूरी है, डांस नृत्य होता है वो ज़रूरी है, और जो आपके क्या कहते हैं उसका त्यौहार जो मनाया जाता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज़ मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, है ना। तो चलिए तो देखा जाए इसके बारे में। तो मणिपुर याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। तो मणिपुर में ध्यान दीजिएगा 2023 के डेटा बता रहा हूँ। जो योसांग त्यौहार है 7 मार्च 2023 में। एक और बात याद रखिएगा, 1 मार्च को भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह त्यौहार मनाया गया था वहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और मणिपुर के बारे में तब जानते हैं, अभी स्थिति बहुत मैंने दयनीय थी वहाँ पर, है ना। उसके अलावा देखिएगा वो कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना हुआ है। आप जानते हो यहाँ पर क्या है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हो तो आपको पैसा नहीं देना है, उस पैसे का जो क्या कहते हैं लेन देन होगी वो सरकार करने वाली है। इसीलिए इसका स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित हुआ है इस राज्य में, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ बातें आपको और बता दूँ, देखिएगा राजस्थान की बात ही मैंने बताया था, है ना। पहला राज्य एग्जाम में तो पूछेगा भाई साहब। देखिए 2023 में जो भी आपको पहली ये सब बनता है ना, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। जो स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम पारित हुआ है, जो बिल पारित हुआ है, निजी अस्पताल जो है अगर इमरजेंसी के समय में मरीजों से शुल्क नहीं ले सकेगी, इसकी भरपाई कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। याद रखिएगा आपातकालीन की बात हो रही है, इमरजेंसी की बात हो रही है। इस समय आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं आप उससे पैसा नहीं ले सकते हो, है ना। इसकी लेन देन कौन करेगी, तो आपकी सरकार करेगी, आपकी राज्य सरकार करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जो है बताने का प्रयास कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या जवाब देने में सक्षम हो। देखिए तो आप बता सकते हैं, मैंने अभी कराया था एक क्वेश्चन, मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन पूछूंगा। बताइए एक क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन जो है क्या नेहरू ने किया था। ध्यान दीजिएगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, क्या ये थे। आपको याद है ना गरम दल और नरम दल जो है दोनों आपस में मिले थे, तो उसमें कौन थे, जो मजमूदार थे, मजमूदार वो किए थे ना। ये तो गलत है भाई साहब, जहाँ जहाँ एक है काट दो, इसे ही काट दो, है ना। उसके अलावा देखो फैज़पुर वाला अभी मैंने आपको बताया था, फैज़पुर वाला जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी काट दो। जहाँ जहाँ एक है गलत है, जहाँ जहाँ दो है गलत है, यहाँ एक है यहाँ दो है पूरा गलत है। देखिए एलिमिनेशन में थोड़ा लगेगा ना तो आपको आप आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 और 4 इसमें सही है। हरिपुरा आपको बताए थे जो 1938 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे। देखिए भाई साहब ये भी गलत है, इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। हरिपुरा में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे भाई साहब, ये भी तो गलत है। त्रिपुरा में थे आप, 1939 वाला में हुआ था सुभाष चंद्र बोस थे, हरिपुरा में भी सुभाष चंद्र बोस थे। तो 4 वाला देखिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जो थे आपका, चलिए इसको एक हमको लग रहा है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए इसके पहले डेटा को स्पष्ट आपको थोड़ा बता दें, यहाँ पर समझिएगा। लखनऊ अधिवेशन 2 को हुआ था, एक 1916 में हुआ था, एक 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। एक 16 में हुआ था, एक 36 में हुआ था। तो 36 वाले में भाई साहब पंडित नेहरू थे, और फैज़पुर वाले में भी आपके नेहरू साहब थे। हरिपुरा जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस थे, त्रिपुरा जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस थे। और इतनी बातें जब याद हो गई तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पर पहुंच जाइएगा। देखिएगा आपका लखनऊ वाला सही है और त्रिपुरा वाला सही है। तो देखिए तो 1 और 4 कहाँ है, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
इस चीज़ को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, आपको कैसा लगा? अगर लगा अच्छा, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए। स्पष्ट रूप से नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार नहीं कहता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख सकते हो, कुछ प्राप्त कर सकते हो, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के वीडियो कंटेंट आपको ना छूटे, क्लास ना छूटे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए सेवा यहीं पर स्थगित करता हूँ। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल विश्वविद्यालय क्लासेस से जुड़ सकते हो। वहाँ से आपको सारे PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।